हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेयॉन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब उसका जो फाइबर है वो स्पिन रेट से पास होकर के हमें एक फाइबर मिल जाता है तो उसको आगे कैसे वापस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आज की हमारी हेडिंग है preparation of rayon fiber। रेयॉन फाइबर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखिए जब रेशा तैयार होता है ना तो उसके बाद में उसको कुछ 2-3 प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं उसके साथ की जाती है, जिसमें पहली आती है चमक कम करना। ठीक है, यह इस प्रोसेस को डी लश्चरिंग भी कहा जाता है। लश्चर मीन्स चमक होता है। ठीक है, यह हम कहते हैं डी लश्चरिंग, चमक कम करना। अब देखिए जो रेयॉन का जो फाइबर होता है ना वो इतना चटकीला होता है। ठीक है, इसको आप कहें तो चटकीला होता है, भड़कीला होता है, बहुत ज़्यादा चमक होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो जब ये बनता है ना तो इतनी ज़्यादा चमक जो होती है ना तो देखने वाले को अच्छी लगती है ना पहनने वाले को खुद को पसंद आती है। ठीक है, तो लोग इसे पहनना या करना पसंद करेंगे ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि इसकी चमक को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो चमक है ना ये आँखों में बहुत ज़्यादा चुभती भी है इसकी, तो इसकी चटकीलेपन को कम करने के लिए हम इसको डीलश्चरिंग प्रोसेस करते हैं इसके साथ, और डीलश्चरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आता है टिटेनियम डाई ऑक्साइड। टिटेनियम डाई ऑक्साइड इसे दिया जाता है। इसके अलावा कोई तेल, मोम इस तरीके से यूज़ करके, या पैराफिन, ठीक है, ये यूज़ करके क्या किया जाता है, इसकी चमक को कम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इनका यूज़ जब करते हैं ना तो उसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, या ऑयल है, या मोम है, या पैराफिन, जिसका भी यूज़ करना है उसका जो हम रेयॉन फाइबर बनाने के लिए जो हम सोल्यूशन होता है ना जिसको फाइनली स्पिन रेट से पास किया जाएगा, तो उसी टाइम जो स्पिन रेट का जो कंटेनर होता है ना उसमें इस सोल्यूशन के साथ में इन किसी चीज़ को भी मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सोल्यूशन के साथ में टिटेनियम डाइऑक्साइड, ऑयल, मोम या पैराफिन किसी को भी मिक्स कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमें रेशा प्राप्त होता है ना वो कैसा प्राप्त होता है, कम चमक वाला रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको एकदम चुभन नहीं लगती है इसके चटकीलेपन से। अगला प्रोसेस है कताई का प्रोसेस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, देखिए जो रेशे की मोटाई होती है ना, ठीक है, वो और जो उसको मतलब उसकी कितनी मोटाई आपको रखनी है, ठीक है, या फिर उसको कितना ट्विस्ट देना है, कितनी ऐंठन देनी है, ठीक है, उसकी ऐंठन, ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने स्पिन रेट से कैसा धागा निकाला है ना, जो ये स्पिन रेट है। ठीक है, अब जैसे कि आप नमकीन बनाते हैं जिस मशीन से, आप जाली अगर बड़े बड़े छेद वाली लगाएंगे ना तो आपको मोटी नमकीन ही उससे निकलेगी, है ना। लेकिन अगर आप जो ऐसा कंटेनर है उससे में अगर बिल्कुल बारीक बारीक अगर छेद वाली अगर आप उसमें जाली लगा देते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक वाली नमकीन निकल सकती है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, आपको कैसा ऐंठन देनी है उसको, कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, उस आधार पर हम निकालते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ऑटो पहले ही इतना मोटा निकले तो आपको उसको ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत ना हो तो हम मोटा वाला जाली लगा देंगे इसके अंदर, और आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीक आपको अगर रेशे प्राप्त हो या बारीक रेशे चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम ऐसी जाली को लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम रेयॉन का कपड़ा बनाते हैं ना, फैब्रिक, तो उस टाइम पर हम रेयॉन के जो रेशे होते हैं वो 2 तरीके के, मतलब जो रेशे होते हैं उनसे हम धागा बनाते हैं, वो उसमें 2 तरीके का धागा यूज़ किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ यार्न्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ यार्न्स, है ना। अब देखिए जिसमें पहला जो आता है वो आपका आएगा मोनो फिलामेंट यार्न। ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी
फिलामेंट यार्न। देखिए मोनोफिलामेंट यार्न के अंदर क्या होता है कि पता है मोनो मीन्स सिंगल, फिलामेंट मीन्स जो लॉन्ग फाइबर है, ठीक है। फिलामेंट हम उसी को कहते हैं ना जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे वो फिलामेंट होता है, ठीक है। और मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल यार्न जो कि काफ़ी लंबा है, एक सिंगल धागा, सिंगल रेशा जो बहुत लंबा है, वो मोनोफिलामेंट है, ठीक है। अब यार्न यहाँ पे आगे मीन्स हमने धागा बनाया, तो क्या किया हमने पहले ही स्पिन रेट से इतनी मोटाई का ही धागा रखा है कि वो काफ़ी मजबूत रहे, ठीक है, उसकी मजबूती अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको सिंगल ही रखेंगे, उसमें और रेशो के साथ मिला करके उसको ट्विस्टिंग या एटल नहीं दी जाती है। लेकिन जो मल्टी फिलामेंट यार्न होते हैं ना, इसमें मल्टी मीन्स मैनी या बहुत सारे आप कह सकते हो, ठीक है। फिलामेंट आपका वही लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग यार्न कह दो, लॉन्ग फाइबर कह दो, तो इसमें क्या है बहुत सारे जो जैसे अगर पतली मोटाई की अगर आपके पास में है तो वो वाले सारे के सारे रेशो को मिला दिया जाता है और वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उससे एक आपका मल्टी फिलामेंट यार्न आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये तो हो गया मोनोफिलामेंट, मल्टी फिलामेंट, सॉरी इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक टाइप हम और बात करेंगे उसकी, वो है स्पन यार्न, ठीक है। अच्छा वैसे तो बेसिकली मोनो और मल्टी फिलामेंट 2 ही टाइप होते हैं, ये स्पन यार्न तो तब बनाए जाते हैं जब मोनो फिलामेंट बनाते टाइम या मल्टी फिलामेंट बनाते टाइम अगर कोई धागे टूट गए हैं, कोई रेशे टूट गए हैं, तो वो टूटे हुए रेशों को हम फेंक तो नहीं सकते ना, उससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन टूटे हुए जो धागे होते हैं ना या रेशे होते हैं उन सबको जोड़ करके और फिर उसके बाद में वापस उसकी वही कार्डिंग की, कॉम्बिंग की, ड्रॉविंग की, ट्विस्टिंग की, स्पिनिंग की सारी प्रोसेस की जाती है, फिर उससे स्पन यार्न बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है अलग अलग टाइप का होता है। और इसकी जो थर्ड प्रोसेस आती है वो आपकी आती है फिनिशिंग, जिसे कहा जाता है परिसज्जा, ठीक है। अब देखिए परिसज्जा क्यों दी जाती है, ताकि अगर कपड़े के अंदर कोई भी टाइप का डिफेक्ट हो ना, टू हाइड द डिफेक्ट्स, ठीक है। ये जो डिफेक्ट्स है ना इनको हाइड करने के लिए परिसज्जा की प्रक्रिया की जाती है, साथ ही साथ ब्यूटी एनहेंस करने के लिए, ठीक है, डिफेक्ट को हाइड करने के लिए और टू एनहेंस ब्यूटी ऑफ द फैब्रिक, ठीक है, ब्यूटी एनहेंसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है ना। तो इसके ऊपर देखिए क्या क्या की जा सकती है, इस पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा दी जा सकती है, चाहे वो परमानेंट आयरनिंग की हो या उसके रोएं सारे हटा दिए जाते हैं, नैपिंग का प्रोसेस किया जाता है, सिंजिंग का किया जाता है, मोयरिंग का हो सकता है, एम्बोजिंग का हो सकता है, इसके अलावा आप प्रिंटिंग कर सकते हो, डाइंग कर सकते हो, तो बहुत सारी फिनिशिंग प्रोसेसेस होती है, ब्लीचेस कर सकते हो, वॉशिंग और क्लीन किया जा सकता है इसको, ये सभी परिसज्जाएँ ही होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से तो हम तैयार करते हैं रेयॉन के धागे को, है ना, और फिनिशिंग करते थे यहाँ पे, उसमें उसकी वीविंग वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, रेयॉन फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए जो विशेषताएं हैं हम दोनों भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन जिससे कि आप कहते हो संगठन, कि ये किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए चाहे किसी भी मेथड हो, कोई भी एनी मेथड, कोई भी मेथड है, लेकिन जो जिससे बनाया जाता है इसका जो बेसिक जो कंपोनेंट हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ सेल्यूलोज, है ना, हम सेल्यूलोज का ही तो यूज़ कर रहे हैं। जो प्लांट है कॉटन लिंटर्स का यूज़ किया, ठीक है, या फिर वुड पल्प का यूज़ किया, बैम्बू पल्प का यूज़ किया, कोई ड्राई लीव्स यूज करी है, कोई भी चीज़ हमने करी है, ठीक है, तो वो सभी सेल्यूलोज के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, पौधों का मूल आधार पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे
इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो इसका सूक्ष्मदर्शी रचना कैसी होती है ना। तो देखिए ये डिपेंड करती है कि किस मेथड से बना हुआ है। जैसे कि हम बात करें अगर विस्कॉस की, विस्कॉस मेथड से बना हुआ जो रेयॉन होता है ना, ये जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर थोड़े से ऐसे से स्केल्स बने हुए हैं, दांतेदार किनारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसा दिखेगा, एक छड़ के समान दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, पतले पतले धागे के समान आपको धारियाँ भी दिख सकती है कहीं कहीं, ठीक है। और इन धारियों की वजह से ही इसके अंदर चमक आती है ना। और जब चमक जिनके अंदर कम होती है उसमें आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें अगर कुप्रामोनियम रेयॉन की, है ना। तो कुप्रामोनियम रेयॉन जो होता है ये आपको एकदम फाइन दिखेगा, स्मूथ होगा, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा, काफ़ी लश्चर वाला होगा, है ना, इस टाइप से दिखाई देता है। ऐसा लगता है आपको, फील ऐसा आता है कि आप कोई सिल्क का फाइबर देख रहे हैं, इससे फील ये आता है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी रचना होती है ना। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की, ठीक है, लेंथ इसकी लंबाई। हमें पता है, देखिए ये कैसा है, ये मैन मेड फाइबर है, मैन मेड फाइबर जिसे कहा जाता है मानवकृत रेशा। अब देखिए, अगर हम खुद से बना रहे हैं ना तो आपको जितना लंबा जितना बड़ा फाइबर चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि स्पिन रेट से ही तो निकल रहा है ये सारा का सारा। तो हमने क्या किया, स्पिन रेट को अब उसके ऊपर जब तक प्रेशर डालते जाओगे, जैसे जैसे उस पर प्रेशर पड़ता जाएगा वैसे वैसे वो धागा निकलता जाएगा। जब तक आप उसको तोड़ते नहीं हो, काटते नहीं हो, या वहाँ स्टॉप नहीं करते हो उसको, या प्रेशर बंद नहीं करते हो, तब तक धागा नहीं बंद होगा निकलना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जितनी लंबी चाहिए होता है उतना लंबा आप धागा निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए छोटे छोटे तो आप थोड़ी थोड़ी इसी देर पर उसको रोक करके उसके धागों के बीच बीच में से कटिंग कर सकते हो रेशो की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको अगर फिलामेंट चाहिए तो आपको फिलामेंट मिल जाएगा, आपको स्टेपल चाहिए छोटा रेशा तो आपको स्टेपल मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे डायमीटर की, अर्थात व्यास। अब देखिए, क्योंकि यह एक मैन मेड फाइबर है, ठीक है, व्यक्ति मानव खुद बनाता है, तो हम जैसी चाहे वैसी लंबाई रख सकते हैं, तो हम जैसी चाहे वैसी इसकी मोटाई भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इतना ही बदलाव करना है कि यहाँ पर जो जाली लगती है ना, अगर आपको मोटा रेशा चाहिए तो आप मोटे छेद वाली आप इसमें जाली लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बारीक एकदम फाइन क्वालिटी का ही फाइबर चाहिए तो आप सिर्फ बिल्कुल बारीक बारीक छेद वाली ही यहाँ पर आप जाली को फिट कीजिए, तो उससे क्या होगा, पतला निकलेगा। तो जैसा आप व्यास चाहते हैं वैसा आप व्यास रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहो तो अगर मोटा धागा निकला है ना, और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा लंबा रहे, तो जब ये निकलते हैं तो इस बार ड्राइंग का प्रोसेस करके उन रेशो को खींचा भी जा सकता है। तो खींचने से उनमें एक यूनिफॉर्मिटी अर्थात एक समानता, या आप कह सकते हो एक रूपता भी आ जाती है उसके अंदर, और साथ ही साथ में उनकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है और मोटाई भी घट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बदलाव कर सकते हो, ठीक है। अगली हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, मजबूती। अब देखिए, जो रेयॉन का फाइबर है ना, यह वुल से तो अच्छी स्ट्रेंथ का होता है वुल के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिल्क से कंपेयर करें ना, तो उसके मुकाबले जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, कम होती है ना। क्योंकि हम क्या कहते हैं, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, वुल से तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है वुल के मुकाबले, लेकिन जब आप बात करते हो सिल्क की, तो सिल्क से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। और विशेष रूप से जब यह वेट कंडीशन में हो ना, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है ये कैसी होती है, 40 to 70% तक
डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है इसकी चमक। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब भी आप इसको वॉश करते हैं ना, तब आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रगड़ करके अगर कूट पीट करके धोएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके रेशे जल्दी ख़राब हो जाएंगे और ये कपड़ा जल्दी फट जाएगा। तो आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है आता है लश्चर, चमक। अब देखिए, हमें पता है कि जो रेयॉन का फाइबर होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चमक होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जो कि आंखों को चुभने वाली होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसकी चमक को हमें इसके लश्चर को कम करना पड़ता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डी लश्चरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ये डी लश्चरिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि जो भी रेयॉन का जो सोल्यूशन है उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने से क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी चमक होती है उसको कम कर देते हैं, और जो हमें रेशा प्राप्त होगा ना, वो एकदम चटकीला पड़कीला प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, सही प्राप्त होगा। तो इसकी चमक कम करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगला है कलर। देखिए, जो रेयॉन का जो रेशा होता है ना, ये आपको यूजुअली वाइट कलर का ही मिलता है, ठीक है। यूजुअली ये वाइट कलर का ही प्राप्त होता है, लेकिन आप चाहो तो इसे जिस कलर में चाहते हो उस कलर के अंदर आप इसको रंग सकते हो, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसके जब इसके रेशे बन जाते हैं ना, तो उसके बाद में आप इसको डाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको जो सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन के साथ में आप कलर भी ऐड कर दीजिए, जो भी डिज़ायर्ड कलर है कि आपको येलो कलर का बनाना है, आपको पिंक बनाना है, आपको रेड बनाना है, तो वो कलर हम यहीं पर उसका एडिशन सोल्यूशन में ही कर देते हैं ना, तो आपके पास में रंगीन धागे, कलर्ड फाइबर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। रंगीन धागे प्राप्त हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा आगे का प्रोसेस। अब सिर्फ आपको बुनाई करने के बाद में इफ़ प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रिंटिंग कर सकते हो, अदरवाइज एज सच आपका फैब्रिक आगे जा सकता है, ठीक है। तो कलर करना भी इसको इजी होता है। अब आती है इलास्टिसिटी। जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। देखिए, जो रेयॉन की इलास्टिसिटी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कुप्रामिनम रेयॉन है, उसके रेशो को खींच करके फिर उसके बाद में इसकी स्पिनिंग की जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। कौन से में होती है, कुप्रामोनियम, ठीक है। इसकी जो इलास्टिसिटी है ना, ये कैसी है, अच्छी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी आती है। साथ ही साथ अगर आप इसको, जब इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिक को ऐसे पकड़ के खींचा जाता है ना, तो वैसे इसके धागे को भी जब खींचा जाता है तो उसमें क्या होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ में उसकी लंबाई भी सही हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी भी उसमें आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से, और इलास्टिसिटी का इसके अंदर इतना अच्छा गुण होता है कि अगर आप इसको मोड़ करके भी रखें या खींच करके किसी भी प्रकार से आप इसको यूज़ करते हैं, तो जो रेयॉन का कपड़ा है, रेयॉन का फाइबर है या यार्न है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिलियंसी। जिसे कहा जाता है प्रतिस्पंदिता। अब देखिए, रेयॉन का जो कपड़ा होता है उसमें वुल और सिल्क, इन दोनों से कम रेजिलियंसी पाई जाती है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा खींचोगे, थोड़ी देर तक खींचे रहोगे, तो ये अपनी जो नेचुरल इसका जो शेप है, ठीक है, उसको वापस होल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन डालते हो, बहुत देर तक आप इसको खींच करके रखते हो ना, तो ये वापस पुनः अपनी उस पूर्वाकृति में नहीं आ पाएंगे, या पहले की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे देखिए, आपका जो वुल है ना, सिल्क है, अगर आप इनको इस प्रकार से दबा करके मुट्ठी में पकड़ते हैं, थोड़ी देर वो दब करके रह जाएगा, और जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो वो एकदम से ये पूरा बिखर करके आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। तो वह जो गुण होता है, यह इसके अंदर कम पाया जाता है ना। तो अगर आप इसको खींच करके रखोगे बहुत देर तक, तो एकदम खींचा हुआ रह जाएगा। अगर आप इसको ये फोल्ड करके दबा करके रख दोगे तो ये बिल्कुल दब जाएगा,
ठीक है। लेकिन आप इसको वॉश करके वापस रीयूज़ करते तो पुनः अपनी उस स्थिति में भी आ जाएगा, लेकिन सेम टाइम पर नहीं आता है ना। और अगर आप बहुत ही लंबे टाइम तक इनको खींच करके या फैला करके रखते हो ना, तो उससे क्या होता है कि जो इसके रेशे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ एब्रेजन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। दबाव का और घर्षण का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, रेयॉन का कपड़े को अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ते हो, बहुत ज़्यादा इसको मतलब टूटना पीटना अगर करते हो, ठीक है, या रगड़ लगती है ना, तो यह इसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। डैमेज होने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि जितना रगड़ोगे, इसका रगड़ने से क्या होता है, जैसे जितना फ्रिक्शन इसके ऊपर डाला जाता है ना, या फिर एब्रेजन इस पर डाला जाता है, तो उससे जो इसका लश्चर है ना, वो कैसा होगा, डिक्रीज़ हो जाता है, लश्चर इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से रगड़ते रहोगे तो इसकी जो चमक है, इसका आकर्षण है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और हमें पता है कि जब यह वेट कंडीशन में होता है, वेट कंडीशन में है, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। और इस टाइम पे आपने खींचा तो इसका लश्चर भी कम, ये वीक भी हो गया, तो बहुत जल्दी फटने के और ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं इसके अंतर्गत। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने जो रेयॉन फाइबर है उसकी प्रिपरेशन की बात करी और उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। अभी और भी कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे।